इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे तापमान परिवर्तन के प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे पढ़ना है कि दाब बदलता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, संपीड़ित का मतलब होता है दबाना। ठीक है, संपीड़ित का मतलब दबाना। तो अगर सिलेंडर में गैस लेकर उसे दबाया जाए तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। एक फोटो के जरिए हम आपको समझाते हैं। जैसे ये एक मान लेते हैं सिलेंडर है और इसमें कण यहाँ पर है। ठीक है, अब इस कण को किसी पिस्टन के सहायता से नीचे की ओर दबाया जाए तो जैसे जैसे इसको नीचे दबाया जाएगा ये कण एक दूसरे के पास आते जाएंगे तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस किस में बदल जाएगा, द्रव में। ठीक है, दाब का दो प्रभाव पड़ता है। दाब जब बढ़ाया जाए तो उसके कण नज़दीक आते हैं और उनका घनत्व तो बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए, जब दाब को बढ़ाया जाएगा तो बढ़ाने से इसके कण नज़दीक आएंगे और नज़दीक आएंगे तो उनका घनत्व तो बढ़ जाता है। और जब दाब घटाया जाए तो कण दूर हो जाते हैं और उनका घनत्व तो कम हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं तापमान में परिवर्तन कैसे किया जाएगा। ऐसे ताप का जो मात्रक होता है वो तो केल्विन होता है, लेकिन तापमान को कुल 3 मापकों में मापा जाता है, सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई तापमान सेल्सियस में हो तो उसको केल्विन में कैसे बदलेंगे, और अगर केल्विन में हो तो उसको सेल्सियस में कैसे बदलेगा। इसको डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कुछ देखते हैं। जैसे है निम्नलिखित तापमानों को, तापक्रमों को लिखते हैं, केल्विन इकाई में बदलें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं कि एक तापमान है, जैसे मान लेते हैं हम लोग के शरीर का टेम्परेचर होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और वही केल्विन में कितना होगा यहाँ पे हम लोग निकाल के देखते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग जानते होंगे कि अगर सेल्सियस में इतना है तो केल्विन में 310 केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। लेकिन हम लोग इसको निकाल के देखेंगे कि आखिर चेंज कैसे करते हैं। तो देखिए, जब भी कोई तापमान सेल्सियस में दिया हो और उसको केल्विन में बदलना हो तो उसमें 273 जोड़ देंगे। अब ये क्वेश्चन उठा कि 273 ही क्यों जोड़ेंगे, 275, 272 क्यों नहीं जोड़ेंगे। तो ये बात आप लोग याद रखिए, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। तो जैसे इसको 1 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो इस 273 में 1 जोड़ेंगे तो 274 केल्विन होगा। तो इसीलिए जितना सेल्सियस बढ़ाते जाएंगे तो 273 के बाद ही जोड़ा जाता है, समझ में। तो इसीलिए हम लोग 273 को जोड़ते हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो लिखेंगे 37 प्लस 273, दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 7 3 10, 7 3 10 1 11 और 2 1 3, 310 केल्विन। अगर कोई तापमान सेल्सियस में हो उसको केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन बदल जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस हो, 100 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो वही काम करेंगे, सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ेंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 373, किस में हो जाएगा, केल्विन में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर केल्विन में दिया हो उसको सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करेंगे। एकदम आसान है, जैसे सेल्सियस में दिया था केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ रहे थे, उसी तरह जब केल्विन में दिया रहेगा उसको सेल्सियस में बदलना है तो 273 को घटा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 273 जोड़ रहे हैं, कब, जब सेल्सियस में हो और उसको केल्विन में बदलना है तब। यहाँ पे भी सेल्सियस था, इसको केल्विन में बदले तो 273 जोड़ दिए। लेकिन जब केल्विन में हो और उसको सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखिए, मान लेते हैं कि 273 केल्विन है और इस 273 केल्विन को हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो केल्विन, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 जोड़े थे, अब केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए 273 घटाएंगे तो 273 माइनस 273 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। इसी को अगर 310 केल्विन को बदल ले
तो 310 केल्विन के लिए 310 में से क्या घटा देंगे 273, तो आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि यह बहुत कोई भारी नहीं है, लेकिन एक ऐसे क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तापमान को बदला जाता है। तापमान कुल 3 होते हैं, सेल्सियस 3 मापक होते हैं, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, लेकिन ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन ही होता है। तो ज़्यादातर यही होता है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलिए या केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। एक होता है जो फ़ारेनहाइट वाला, वो फार्मूला होता है F बराबर 9/5C + 32। तो ये C का मतलब होता है सेल्सियस। तो अगर कोई तापमान सेल्सियस में दिया हो तो उसको फ़ारेनहाइट में यहाँ से बदल सकते हैं। ये मैथ में 9th के मैथ में आप लोगों को पढ़ना है कि अगर कोई तापमान सेल्सियस में है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। इस पर रख लेंगे, बहुत भारी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को इंग्लिश में इवेपोरेशन कहा जाता है। वाष्पीकरण मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी द्रव होता है उसको छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे वह वाष्प बन जाता है। जैसे हम लोग अपने आसपास देखते हैं कितना भी जल रख के, जैसे एक कटोरा लीजिए, उस कटोरे में जल या पानी द्रव के रूप में जो पानी भी ले सकते हैं, तो उस कटोरे में पानी भर लीजिए, यहाँ तक पानी भर लीजिए, ठीक है, और उसको धूप में रख दिया जाए। धूप में रख दिए सुबह में और उसमें शाम को देखिए क्या उसमें जल पहले जितना सुबह में रखे थे उतना है या नहीं है। जाहिर सी बात है नहीं होगा। तो वो जल का क्या हुआ, वाष्प बन के वायुमंडल में मिल गया। और वायुमंडल में क्या है, वायु, तो गैस के कणों में मिल गए हैं। ठीक है, देखिए वाष्पीकरण का वजह, जब किसी द्रव को खुले पात्र में, पात्र का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, जब किसी द्रव को खुले पात्र में रखा जाता है तो उसकी खुली सतह से, जो इसका सतह है, उस सतह से द्रव के अणु, मतलब इस जल के अणु, अगर हम लोग जल लिए तो जल के अणु धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर, वाष्पीकृत माने वाष्प बनकर वायु में मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। अब यहाँ पे देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, मतलब वाष्पीकरण किन किन घटनाओं से प्रभावित होता है, बढ़ता है या घटता है, इसी को कहते हैं प्रभावित होना। तो पहला है सतह का क्षेत्रफल। देखिए अगर सतह का क्षेत्रफल बड़ा हो तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। ये बर्तन को देखिए, अगर हम लोग बर्तन छोटा लिए हो, उसका मुँह जो छोटा हो, तो उसमें वाष्पीकरण की क्रिया धीमी होगी। और अगर उसका सतह का क्षेत्रफल बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, तो वो पानी जल्द से ही वाष्प बन जाएगा, मतलब उस जल का वाष्पीकरण जल्दी होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, सतह का क्षेत्रफल। दूसरा है तापमान। ठंडी के दिन में अगर इसी को ले जाकर छत पर रख दिया जाए तो वाष्पीकरण होगा लेकिन बहुत कम होगा। गर्मी के दिन में रख दिया जाए तो इसका वाष्पीकरण जल्दी होगा। ठंडी की तुलना में गर्मी में इस जल का वाष्पीकरण जल्दी होगा। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए रीज़न एक ही है कि वहाँ गर्मी के समय का तापमान और ठंडी के समय का तापमान में कौन ज़्यादा होता है, गर्मी का तापमान। तो तापमान बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की भी बढ़ता है, और सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका वाष्पीकरण भी बढ़ता है। तीसरा है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। ठीक है, और चौथा है वायु की गति। वायु की गति, वायु मतलब हवा। तो ठंडी में भी हम देखते हैं जब कपड़ा धो के सुखाने के लिए डाला जाता है तो धूप तो होता नहीं है, तो वहाँ उस समय भी कपड़े सूखते हैं, हाँ थोड़ा धीरे सूखते हैं लेकिन सूखते हैं, तो उसमें के जल का वाष्पीकरण होता है। अब वाष्पीकरण के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि वाष्पीकरण का मतलब होता है कि एक ही नहीं कि सिर्फ धूप से ही वाष्पीकरण हो, वायु से भी वाष्पीकरण की क्रिया होती है। उसी वायु के वजह से ठंडी में कपड़े सूखते हैं। तो अगर वायु की गति बहुत धीमी है तो वाष्पीकरण धीमा होगा, अगर वायु की गति बहुत तीव्र है तो वाष्पीकरण बहुत जल्दी से हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग का कपड़ा सुखाया जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग लगभग सभी टॉपिक को क्लियर कर लिए हैं, और इसके अगले वीडियो में दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। थैंक यू।